देख रहे हैं अनादि टीवी। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोपाल से उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती दी है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन रहा। प्रधानमंत्री बोले आतंक के खिलाफ लड़ाई थमी नहीं है, जारी है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कहा गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आतंक का फन उठेगा तो कुचल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर भोपाल से चुनौती दी। कहा अब पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार नहीं चलेगा। नारी को दी चुनौती तो काल बनी। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। प्रधानमंत्री बोले उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। उन्होंने नारी को दी चुनौती तो काल बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोक माता के मूल्यों पर चलकर काम कर रही है हमारी सरकार। आज सुरक्षा में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान। टेक्नोलॉजी से लेकर चंद्रयान मिशन तक में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। देश में आज महिलाएं किस पायदान पर हैं, यह भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से लोक माता ने विपरीत परिस्थितियों में राज्य चलाया, महिला सशक्तिकरण की बात की और उस दिशा में काम भी किया। उन्होंने कहा कि जब बेटी की शादी की उम्र की बात होती है तो सेक्युलरिज्म वाले लोग किस तरह से विवाद खड़ा करते हैं, जबकि लोक माता का विवाह खुद बचपन में हुआ था और उन्होंने इस बारे में 300 साल पहले सोचा था। लोक माता ने किस तरह से मंदिर और तीर्थ स्थलों पर जब हमले हुए तो उन्हें संरक्षित करने का काम किया, विरासत का संरक्षण का काम किया। उनके योगदान के बारे में बताया प्रधानमंत्री ने और ये बताया कि आज भारत की नारी कितनी सशक्त है और वो हर क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए। चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान को फिर भोपाल की जमीन से चुनौती दी और महिलाओं के योगदान भारत में क्या है इसके बारे में बताया। क्या संदेश छिपा है उनके बयानों में, उनके भाषणों में, क्या प्रमुख बातें रही आपने भी सुना? जी हाँ, उनका मैंने भाषण सुना पूरा। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो आज का संदेश है वो 3 दिशाओं में बहुत स्पष्ट है। यद्यपि भारत की समस्याओं, भारत के विकास और भारत की प्रसिद्धि का ऐसा कोई विषय नहीं जिसको उन्होंने टच न किया हो, बिल्कुल, फिर भी 3 उन्होंने प्रमुख संदेश दिए हैं। सबसे पहला संदेश तो उन्होंने लोक माता जी के व्यक्तित्व को सामने रख कर के महिला को जो संदेश दिया, आत्मविश्वास जगाने का, सम्मान जगाने का और शौर्य जगाने का। मोटे तौर पर अगर आप देखें भारतीय संस्कृति में और पश्चिम की संस्कृति में एक बड़ा अंतर है। पश्चिम की संस्कृति में नारी को केवल भोग्य वस्तु ही समझा गया है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में वो शौर्य की, ज्ञान की और संपत्ति की प्रमुख मानी गई है। इसको हम देवियों के रूप में भी देख सकते हैं, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन योजना पूर्वक सल्तनत काल में जो महिलाओं पर दबाव बना
और अंग्रेजी काल में उनको फिर घर से अगर निकाला तो उनको केवल फैशन परेड का हिस्सा जो बनाया, और महिला की सामर्थ्य कमजोर हुई। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी का पूरा संबोधन अगर आप देखें, अहिल्याबाई का प्रसंग हो, सेना का उल्लेख हो, या उन्होंने एक उल्लेख समुद्र की नाव यात्रा का भी एक उल्लेख किया कि 2 बेटियों ने ऐसी नाव यात्रा की। उन्होंने कहीं ना कहीं नारी की उस शक्ति को जगाने का प्रयत्न किया है, नारी की जिस शक्ति के कारण भारत शौर्यवान रहा है। तो इसके अलावा उन्होंने अहिल्याबाई के उदाहरण कौन कौन से दिए। अहिल्याबाई का पूरा जीवन अगर आप देखेंगे, लगभग 1725 उनकी जन्म तिथि है और 1795 या 96 उनका निर्वाण का दिन है। तो लगभग, तो कहने का अर्थ जो है, तो वो जो उन्होंने उदाहरण दिया माता अहिल्याबाई का, विकास की ओर भी ध्यान दिया है और विरासत सहेजने की ओर भी ध्यान दिया है। हम विकास के ऊंचे आसमान पर चलें, चांद को भी पार करें, सूरज के समीप भी पहुंचे, लेकिन हमें अपनी विरासत को नहीं भूलना है। उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत के सारे मंदिरों का जो जीर्णोद्धार था, विरासत सहेजने का जो काम किया, ओंकारेश्वर के महेश्वर के निर्माण में भी उन्होंने जो विरासत का ध्यान में रखा। ये सारे उदाहरण दे करके विरासत के साथ साथ उन्होंने बताया कि महेश्वर में किस तरह से उद्योग स्थापित किया उन्होंने, गुजरात के परिवारों को लाकर। हाँ, उसमें ब्रजेश जी, महेश्वर में, चूंकि मेरी छोटी सी पुस्तिका भी है लोक माता अहिल्याबाई पर, और मुझे प्रसन्नता है कि वो छोटी पुस्तिकाओं में सबसे ज्यादा बिक्री वाली पुस्तिका है वो। तो उन्होंने महेश्वर के निर्माण में 3 चीजों पर ध्यान दिया था। एक तो जो उन्होंने परिवार बुलाए थे, श्रमिकों के परिवार भी उन्होंने केवल अकेले श्रमिकों को नहीं बुलाया था, परिवार के साथ बुलाया, और जो कैंप लगाया उसमें परिवार के साथ कैंप लगे। वो फिर उन्होंने रुचि भी पूछी कि कौन क्या काम कर सकता है, कौन मिट्टी ढो सकता है, कौन गड्ढे खोद सकता है, कौन पत्थर तोड़ सकता है, और उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने काम पर लगाया। और सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद उनका काम बंद रहता था ताकि सब अपने परिवार के साथ भोजन खाए पिए। और महेश्वर निर्माण के लिए जो उन्होंने स्थान ढूंढा, वो भी कोई पहाड़ और जंगलों को काट करके उन्होंने नगर नहीं बसाया था, उन्होंने मैदानी स्थान ढूंढा, और कुल मिला करके वो उसका निर्माण हुआ। वो फिर उन्होंने, उस समय भारत की आवश्यकता क्या थी, अंग्रेज क्यों आए थे? अंग्रेज जो आए थे वो व्यापार की दृष्टि से आए थे। तो उन्होंने कपास की खेती को और मसाले की खेती को जो प्राथमिकता दी। इसके अलावा जो घुमंतु समाज थे, उन घुमंतु समाज को सीमाओं पर जो भूमि अलाट की, वो भूमि अलाट करके उनको 2 लाभ हुए। एक तो उनके राज्य का अपराध कम हुए, और दूसरे उससे राज्य की आय बढ़ी, उस सीमा की सुरक्षा भी हुई। तो ये जो दूरदर्शिता पूर्ण उनके निर्णय थे, प्रधानमंत्री जी ने इन सब का उल्लेख करके नारी को इस बात के लिए जगाया। एक बात और ब्रजेश जी कहना चाहता हूं, 2 बातें। प्राचीन भारत की जो भी स्थिति रही हो, लेकिन मध्यकाल में अगर आप देखें तो नारी से सारे अपराध अधिकार छीन लिए गए थे। यदि किसी का पति मर गया है और वो राजा भी है और पुत्र भी मर गया है, तो उस पर सरकार कब्जा कर लेती थी। इसी तरीके से अंग्रेजों ने कब्जा किए थे, और यही सल्तनत काल का था। अहिल्याबाई देश की 300 साल पहले, 350 साल पहले, उन्होंने वो निर्णय लिया कि संपत्ति का अधिकार महिला को होगा। पुनर्विवाह का अधिकार जो उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये सारे चीजों का उल्लेख करके जो भारत की गौरवशाली परंपरा है उसको जगाया है। आज की जो पीढ़ी कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो दिखावट और सजावट की ओर जा रही है। वो अपने मूल संस्कार को, मूल संस्कृति को और मूल्यों को भूल रही है। प्रधानमंत्री जी ने अहिल्याबाई के व्यक्तित्व को सामने रख करके उसी को जगाया है। ऊपर सिंदूर की जो उन्होंने महत्ता बताई, उसको हनुमान जी से भी जोड़ा, और उन्होंने वो फिर कल्पना कर सकते हैं सिंदूर की रक्षा के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय नारी ने अपने सिंदूर की रक्षा के लिए यमराज को पराजित कर दिया था। आपने अगर देखा होगा, सावित्री का उदाहरण देखा होगा, गंगा का उदाहरण देखा होगा, नारायण को पाषाण प्रतिमा में बदल दिया था, जिसको हम शालिग्राम जी की पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिंदूर की उस महत्ता के प्रति उन्होंने आज नारी का जागरण किया है। ये मैं समझता हूं बदलते भारत की ये तस्वीर है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जी, तो बदलते भारत की तस्वीर है मनोज जी। अब नारी अबला नहीं कहलाती है, वो असहाय नहीं है, पहले भी नहीं थी, लेकिन जो परिस्थितियां बीच में आई, जो महसूस करने लगी, जो उसमें एक आत्मविश्वास था, वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आया था। उसको जागृत करने की दिशा में सरकारें भी काम कर रही हैं, और प्रधानमंत्री का ये संदेश भी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो विरोधियों को भी संदेश दे गए पाकिस्तान के साथ साथ, कि यदि हम बेटी की शादी की उम्र की बात करते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहलगांव जब हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तो एक ही दिन बाद वो बिहार पहुंचे थे।
जहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और पहली बार उन्होंने अपने अंग्रेजी में भाषण दिया था शुरुआती हिस्सा, ताकि दुनिया को मैसेज हो सके। उसके बाद जब भारत ने मई के पहले सप्ताह में जब हमने देखा कि हमने पाकिस्तान में जो ठिकाने थे आतंकियों को, उसको नेस्तनाबूद किया, उसके बाद से प्रधानमंत्री हमने देखा बिहार में कई सारी रैलियां कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल वो जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश भी वो कल थे कानपुर में। लेकिन ये पहला मौका था कि जब महिला सशक्तिकरण की बात महिलाओं के बीच में की गई, और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं को समर्पित किया गया, नारी शक्ति को, और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह उसका एक चेहरा बनकर उभरी है। तो उस पृष्ठभूमि में भोपाल का चयन, भोपाल में 2 लाख महिलाओं के सामने प्रधानमंत्री का ये बोलना, और प्रतीक के रूप में लोकमाता अहिल्या देवी, जिन्होंने जो कुछ किया वो प्रधानमंत्री ने नहीं बताया और विस्तार से शर्मा जी ने ही बताया। और आप हम सब देख रहे हैं कि अगर हम 300 साल पुरानी नहीं, हम तो आज के अमेरिका की बात करें जो ये कहता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, उस अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। चाहे वो हिलेरी क्लिंटन चुनाव में लड़ी हो, चाहे वो कमला हैरिस लड़ी हो, उन सबको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ तो 350 साल पहले अहिल्या बाई ने शासन किया, और ऐसा शासन किया है कि आज 300 साल बाद भी हम उसकी मिसाल दे रहे हैं, जो उन्होंने लोक कल्याणकारी काम किए। हम रानी दुर्गावती की बात करें, वो काम कर रहे हैं जो वो सोचती थी करने के, विचार करती थी, बिल्कुल, और जिनने शुरुआत की। आप रानी दुर्गावती की बात करें, रानी कमलावती की बात करें, हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी की बात करें, हम ऐसी तमाम सारी वीरांगनाएं इस मध्य प्रदेश से रही हैं। आज पूरे देश की हम बात करें तो फिर झांसी की रानी से लेकर एक लंबा इतिहास है। रजिया सुल्तान को इसमें गिन सकते हैं, भोपाल की नवाबों बेगमों को इसमें गिन सकते हैं। तो हम भी देखने को मिली कार्यक्रम स्थल पर जितने भी प्रवेश द्वार थे और जो घेरे बनाए थे सब वीरांगनाओं के नाम पर ही थे। तो ये एक मैसेज है पूरी दुनिया को, जो हमको ये मानते थे कि हम पढ़े लिखे नहीं है, भारत पिछड़ा हुआ है, तो ये बताता है कि हम 300 साल पहले भी हम इतने लिटरेट थे हमारे यहाँ कि महिला हमारे यहाँ कमान संभालती थी और अपने स्वविवेक से ऐसे निर्णय लेती थी जिसको कोई चैलेंज आज तक भी नहीं दे सकता है। कि जो लोकमाता अहिल्याबाई ने जो काम किए हों, चाहे वो दुर्गावती ने किए हों, कमलावती ने किए हों, और ये गोंड शासिकाएं भी थी, आदिवासी भी इनको कहते थे, लेकिन ये एक उदाहरण पेश किया। तो भोपाल की जमीन से दोनों संदेश दिए, उन्होंने अपना हमारा इतिहास बताया है और भविष्य भी बता दिया कि भारत का भविष्य नारियों के हाथ में भी है तो भी सुरक्षित है। आप देखिए बीएसएफ की वो कमांडेंट, वो महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तान की 100 से ज्यादा चौकियों को नष्ट किया, उन सबका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। आज जिक्र भी किया प्रधानमंत्री जी ने कि किन किन क्षेत्रों में महिलाएं अग्रणी हैं। हम स्टार्टअप की बात कर लें, आज जैसे आज उन्होंने ड्रोन दीदियों से बात की, तो कोई कल्पना कर सकता था 2-3 साल पहले तक? क्योंकि ड्रोन का मतलब ये था, हमारे दिमाग में आया जो भारत पाकिस्तान के हमने संघर्ष में देखा कि ड्रोन मतलब युद्ध के काम आ सकता है। यदि कोई महिला ट्रैक्टर चलाने लगती है, ट्रक चलाने लगती है, तो बड़ी बड़ी खबरें बन जाती हैं, आश्चर्य से देखा जाता है, आश्चर्य से देखा जाता है। और एक ये लगता था कि कैसे चलाएगी, लेकिन आप देखिए उस ग्रामीण इलाके में वो ड्रोन दीदी अपना परिवार पाल रही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, अपने परिवार को स्वावलंबी बना रही है, और जो काम घंटों का होता था उसको मिनटों में कर रही है। फाइटर प्लेन चला रही हैं। मतलब ये तो हम चला ही रहे थे, लेकिन हम तो ये ड्रोन से जो कल्पना कर रहे हैं, जो आपने कहा कि पहले जब ट्रैक्टर चलाते हम देख लेते थे, या पेट्रोल पंप पे किसी लड़की को देख लेते थे पेट्रोल डाल रही है, ऑटो रिक्शा में देख लेते तो बड़ा आश्चर्य से एक ये लगता था कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अभी आप देखिए, अभी पासिंग परेड हुई है कल ही, एनडीए में पहली बार हुआ है कि महिलाओं को कमीशन किया है। हमारी 13 लड़कियां वहां से पास आउट होकर निकली, जो लड़कों के बराबर उन्होंने ट्रेनिंग की है, और अभी 125 से ज़्यादा महिला वहाँ पे अभी काम कर रही हैं। हमारे रीवा की हम देख लीजिए, जो पायलट बनी हुई, जो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, अवनी सिंह। हम तो ये कह सकते हैं कि गर्व के साथ, तो प्रधानमंत्री ने सारी चीज़ें बताई, हमारा अतीत बताया, हमारा वर्तमान बताया, हमारा भविष्य बताया, और उसमें महिलाओं की क्या उपयोगिता थी 300 साल पहले भी और आने वाले 30 साल 50 साल बाद। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे, 1947 में अमृत महोत्सव बना रहे हैं, चौथी बड़ी इकोनॉमी हम बने हैं। तो आप देखिए कि हमारी वित्त मंत्री कौन है? महिला है। हम दुनिया के बाकी देश छोड़ दें, हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए हमारे यहाँ दूसरी राष्ट्रपति है जो महिला है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी 10 साल से ज़्यादा वक्त तक। हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष महिलाएं रह चुकी है, कई सारी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ महिलाएं रह चुकी हैं, आज की तारीख में भी मौजूद हैं। तो ये बता रहा है कि नारी शक्ति हमारे यहाँ कितनी मजबूत है। लेकिन हम उसको अभी तक ये देखते थे वोट बैंक के हिसाब से, या उसकी भूमिका हम चौके में देखते थे, या दहलीज के अंदर। लेकिन अब उसने दहलीज लांघ दी है, वो दहलीज लांघ के उसने पूरा आसमान नाप दिया कह सकते हैं। चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे इसरो की बात कर लें हम, चाहे हमारी जो फाइटरों की बात कर लें हम, चाहे नौसेना की बात कर लें हम, स्टार्टअप की बात कर लें हम, तो ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है
जिसमें महिलाओं का बोलबाला नहीं है या महिला किसी भी कीमत में पुरुषों से कम है। तो अभी तक जिन लोगों को, जिन राजनीतिक दलों को लगता था महाराष्ट्र चुनाव तक कि महिला मतलब कि आपने उसको 1500 रुपये दे दिए, आपने उसको 1250 रुपये दे दिए लाडली लक्ष्मी बना के, लाड़की बहन बना के पैसा दे दिया, ये लड़की लाडली बहना वो नहीं है। ये लड़ भी सकती है, अपना परिवार भी चला सकती है, देश की विकास में कदम ताल भी कर सकती है और कर भी रही है। तो कर भी रही हैं और करती भी रही हैं। शर्मा जी, नारियों को एक तरह से उनके स्वाभिमान को जागृत करने का, उनको गौरव इतिहास जो है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसे याद दिलाकर एक तरह से नारियों को फिर आत्मविश्वास से भरने का काम प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन जो मनोज जी ने भी कहा कि नारी को वोट बैंक के रूप में भी देखा जाता है, और इस कार्यक्रम को भी जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन अपमान भी महिलाओं का किया जाता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या संदेश देगा महिलाओं को, और विपक्ष जो राग अलप रहा है उससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें, विपक्ष कोई भी हो, मध्य प्रदेश में जो विपक्ष में है, लेकिन कर्नाटक में कोई दूसरे विपक्ष में है, तमिलनाडु में कोई दूसरे विपक्ष में है। विपक्ष का स्वभाव सरकार के किसी भी योजना पर, किसी भी कार्यक्रम पर टिप्पणियां करना है और नकारात्मक टिप्पणियां करना है। जिस तरीके से हॉकी में कई बार पाले बदल जाते हैं, इधर की टीम उधर चली जाती है हाफ टाइम के बाद, उधर की इधर आ जाती है, यही सत्ताओं में होता है। तो वो तो विपक्ष की टिप्पणियों का तो कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इससे पहले, पिछले कुछ वर्षों से पहले, और इसमें मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं, शिवराज को आप उसमें मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो जननी सुरक्षा योजना और लाडली लक्ष्मी शुरू की थी उन्होंने, मुख्यमंत्री तो कन्यादान। उससे पहले अगर आप देखेंगे जी, उससे पहले आप देखेंगे तो महिलाएं वोट बैंक ही समझी गई हैं। अभी भी हालांकि वोट बैंक समझने की मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है, भाजपा में भी और कांग्रेस में भी राजनीति में कोई अंतर नहीं आया वोट बैंक को समझने में। लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक के साथ, लेकिन शर्मा जी, इतना अंतर आया है कि पहले समझते थे कि वो महिलाएं पुरुषों के पीछे खड़ी रहती हैं, कि घर वालों ने कहा, पुरुषों ने कहा यहाँ वोट डालना है तो डालेंगे। लेकिन कुछ चुनावों से हम देख रहे हैं कि वो स्वविवेक से निर्णय ले रही हैं, वो जान रही हैं, वो समझ रही हैं कि किसको वोट देना है, पुरुषों के पीछे नहीं खड़ी हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, वो न केवल स्वविवेक से निर्णय ले रही है, बल्कि अपने घर में समझा रही है कि तो आपको किसको वोट देना है। तो तर्क वितर्क कर रही है, मतलब अब तर्क वितर्क करने लगी है। तो आप सोचिए, तर्क वितर्क कर रही है और अपने अनुसार घर के अन्य वोटों को प्रभावित भी कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी हो, प्रसंग से हटके मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, 1500 वर्षों में 200 देशों का स्वरूप बदल गया है। 132 देशों की दिशा अलग है, 57 की अलग है, 7 की अलग है और 4 की अलग है। अगर भारत में संस्कृति अगर बची हुई है तो वो केवल और केवल महिला के कारण बची हुई है। भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत की पहचान महिला के कारण बची हुई है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं वो जमीन से, महिला ने जमीन नहीं छोड़ी। ये ठीक है कि शिक्षा के अभाव में, जागृति के अभाव में, उचित प्रकाश के अभाव में थोड़ा सा दिखावापन और विकृति आ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थामे हुए उस कमान को। अब वो कमान जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है और कहती है परिवार को कहाँ वोट देना। तो मैं समझता हूँ इस समय जो सरकार काम कर रही है, ये ठीक है कि वो वोट बैंक मान करके भी कुछ सहायता राशि को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो महिला का जो नारीत्व है उसको जरूर जागरण कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की कि 26-27 महिलाओं को उन्होंने लाइन में खड़ा करके उनके सामने 1 घंटे तक नौटंकी की कि तेरा नाम क्या है और फला लाइन कलमा पढ़ के दिखा और पैंट खोल करके दिखा। 1 घंटे तक वो महिलाएं अपने पतियों की दुर्गति देखती रही और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखों के सामने उनका शव देखा। क्या मनोबल टूटा होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये मनोबल नारी का जो टूटा है, नारी का मनोबल टूटना यानी पूरे देश का मनोबल टूटना, पूरे समाज, क्योंकि परिवार के केंद्र में वो नारी होती है। आप अपने घरों में देखें, 2 भाई इकट्ठे रह लेंगे और बहू अगर आ गई और उसने अगर थोड़ा झगड़ा किया तो भाई फिर अलग ही है। इसका मतलब परिवार का केंद्र में नारी है और परिवार को जोड़कर रखने का काम भी नारी करती है। तो उनका मनोबल टूटना यानी भारत की प्रगति को रुकना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने दोनों निर्णय लिए। उन्होंने नाम भी रखा कि सिंदूर ऑपरेशन, और दूसरा महिलाओं को सामने रखा। वो जो नौसेना के जो अटैक किया था, नौसेना में महिला की टुकड़ी थी, आज प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख भी किया। और नक्सली ऑपरेशन में महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री ने वो भी उल्लेख किया। तो नारी की कहीं ना कहीं वो शक्ति जगा करके और अहिल्याबाई की विरासत को जगा करके उन्होंने विरासत और विकास दोनों को काम किए।
उल्लेख किया, ताकि अगर हम विकास की ओर जा रहे हैं, ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो अपनी विरासत को ना छोड़ें। ये अहिल्याबाई का उन्होंने जीवन, जो समर्पित जीवन रहा है, उसको ध्यान में रख करके जो उन्होंने वर्णन किया है कि राज्य उनका किसके प्रति समर्पित था, किस तरह के वो काम करती है। एक और बात उन्होंने देश भर की वीरांगनाओं का आज उल्लेख किया, चेन्नम्मा का भी उल्लेख किया है, सबके उल्लेख किया उन्होंने। देश भर की वीरांगनाओं का उल्लेख करके नारी के भीतर से उसको ये जगाने का प्रयत्न किया है कि तुम केवल श्रृंगार की और अनुगामी ही नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं आगे चल करके नेतृत्व भी कर सकती हो। और अगर ये नेतृत्व उनका जागा तो मान कर चलिए कि भारत की जो विकास की गति है, भारत फिर भी उसी विकास गति पर पहुंचेगा, वहां आने का। एक बात और जरूर कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी पहले दिन से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं और आज भी उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का अंतर पाकिस्तान पे कुछ नहीं पड़ने वाला। वो दुर्योधन जैसी दुष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, मरणासन था दुर्योधन, 2-4 मिनट में उसकी सांस निकलने वाली थी, तब भी उसने अश्वत्थामा से कहा कि मुझे पांडवों को शीश चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, कुछ दिनों तक तो पाकिस्तान रोया। अभी कल परसों 2-3 आतंकियों ने कहा है कि हम मोदी का लाश बिछाएंगे और मोदी को मारेंगे। ये बाकायदा मीडिया पर भी उनके यहाँ, पाकिस्तानी मीडिया पर बहुत चले हैं। तो आर्थिक मदद दी है ना पाकिस्तान को, और वहां का बाकायदा माशाल्लाह अभियान चल रहा है। हाँ, तो निश्चित रूप से तो मैं समझता हूं वो उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान से समाज एकजुट होगा। उन्होंने बिल्कुल 140 करोड़ लोगों का नाम लिया, समाज एकजुट होगा, सक्रिय होगा और पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिए पूरा देश और महिलाएं आगे आएंगी। आज के उनके संदेश से ये स्पष्ट है जी। तो मनोबल तो मजबूत हुआ ही होगा मनोज जी, और मनोबल मजबूत भी है, लेकिन इशारों ही इशारों में वो विरोधियों को भी संदेश दे गए, खासकर कांग्रेस को, कि 2014 से पहले भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज वो उनका हक है, उनके नाम से मकान बन रहे हैं, 30 करोड़ लोगों के हमने जनधन खाते खोल दिए हैं, सीधा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये भी एक इशारा है, इसका राजनीतिक मायने है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री या किसी भी राजनीतिक दल का कोई आदमी अगर कोई बात करता है तो उसके राजनीतिक मायने तो हैं, लेकिन ये कांग्रेस को भी सीखना चाहिए कि एक तरफ आप देखिए सलमान खुर्शीद हों या उनके जो मनीष तिवारी हों या शशि थरूर हों, वो भारत का पक्ष दुनिया में किस रूप में रख रहे हैं, और उनके नेता भारत में, दूसरे जो नेता वो भारत में क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे आतंकवादी घूम गए हत्या करके पहलगांव में, ऐसे हमारे सांसद घूम रहे हैं। तो एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी से आप उम्मीद कर सकते हो जिसको ये फर्क ना पता हो कि आतंकवादियों में और सांसदों में क्या अंतर होता है, जनप्रतिनिधि, और उसमें जिनमें उनके सांसद भी शामिल हैं। और सर्वाधिक अगर चर्चा में कोई है तो शशि थरूर हैं, सलमान खुर्शीद है, और उसके बाद ओवैसी है। उसके बाद आप चौथा नाम पूछ लेंगे किसी से भी तो वो शायद सोचकर बताएगा कि चौथा सांसद कौन है 7 दलों में, जबकि हम देख रहे हैं कौन कर रहा है कि 4 दर्जन से ज्यादा सांसद हमारे देश दुनिया में गए। तो ये जो अंतर है, इसका कांग्रेस को अंतर नहीं। और एक दूसरा चीज है, चूंकि शर्मा जी ने अतीत की बात की, तो हमारा अतीत तो वो रहा है ना ब्रजेश जी, कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रही कांग्रेस है, सवाल उठा रही है, तो हमने तो देखा कि हमने इतिहास में देखिए आप कि रामायण में कि सीता माता का अपमान किया था तो राम जी ने क्या किया था, लंका दहन कर दिया था, रावण का समूल नाश हो गया था। हम महाभारत की बात करें 5000 साल पुरानी, कि अगर द्रौपदी का अपमान हुआ था तो समूल कौरवों का नाश हो गया था। आज की हम बात करें तो उसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर की हमने देखा कि उन्होंने 23 हमारी वीरांगनाओं का सिंदूर उजाड़ा, तो हमने पाकिस्तान का क्या हश्र किया है। 80 आतंकवादियों के फोटो नाम लगाकर पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, यानी वो खुद मान रहे हैं ना कि 80 कम से कम आतंकवादी एक जगह मरे हैं। तो ये वो फर्क बताता है। तो ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। और ये वो कांग्रेस है जो कहती थी कि इंदिरा गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, देखिए वो उस समय बनाया कि जब कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उसी दौर में हमने देखा कि श्रीलंका में भंडार नायकें बनी है, बांग्लादेश में हमने देखा 2-2 शेख हसीना और 2-2 प्रधानमंत्री महिलाएं रही हैं। लेकिन यूरोप के देशों में देखिए, अमेरिका की हमने बात की, लंबे समय तक अभी तक नहीं हुआ है। ब्रिटेन में जरूर मार्गरेट थैचर रही है, जर्मनी में जरूर उनकी चांसलर रही हैं, लेकिन जिस पोजीशन में भारत में महिलाएं रही हैं और आज भी हैं, तो आप केवल उनको ये कहकर नहीं खत्म कर सकते हो कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया या बीजेपी ये कर रही है। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा गौरवशाली भविष्य भी है। ऐसा नहीं कि केवल इतिहास के भरोसे हम जी रहे हैं, हमारा वर्तमान भी गौरवशाली है, महिलाओं का भी, और अतीत भी गौरवशाली है। और यही कारण है कि हर क्षेत्र की, जैसा हमने जिक्र किया, जो शर्मा जी ने भी किया, जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, आज की तारीख में हम बात करें तो कहते हैं कि ज्योतिबा फूले पहली शिक्षक थी। वो तो 200-250 साल पहले थी ना। लेकिन हमारे अगर अतीत की हम बात करें
रहे हैं, तो हजारों साल से परंपरा रही है, लिखाई पढ़ाई की ऐसी रही है, गुरुकुल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास से हम रहा है, गुरुकुल में भी हम देखते हैं। बिल्कुल आधुनिक भारत के हिसाब से हम मान सकते हैं, हमारे यहाँ सर्जन रहे हैं, हमारे अंतरिक्ष का ज्ञान नहीं रहा। दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, अगर दशमलव नहीं दिया होता भारत ने, तो ये दुनिया में जो अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी है, गणित है, जो पूरा साइंस जिस पे टिका है, वो आज होता क्या? शायद नहीं होता। तो निश्चित तौर पर जो कुछ है इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ ब्रजेश जी, इसमें एक बात केवल 1 मिनट में। जी जी, वो लोग कहने दो कि भारत में महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। पूज्य आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में 2500 पहले शास्त्रार्थ अगर हुआ है, तो उसकी निर्णायक देवी भारती रही है, मंडन मिश्र की पत्नी। ऋग्वेद में 27 ऋषिकाओं के नाम आते हैं जिन्होंने वेद ऋचाओं की रचना की है। अगर महिला की पढ़ाई नहीं होती, महिला शिक्षक नहीं होती, तो इतनी ऊंचाई कैसे पहुंचती? जी, तो ये महिलाओं जो हमारे यहाँ इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं, जो आपने भी कहा था शर्मा जी, कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने महिलाओं को किस तरह से पर्दे में कर दिया। लेकिन आपको नहीं लगता उसके बाद भी राजनीतिक रूप से, या हम लोगों की ऐसी, या पुरुषों की मानसिकता ऐसी हो गई कि हमने उनको पर्दे के पीछे रखा, नहीं तो हम और आगे होते? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अंग्रेज सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में एक पीढ़ी ऐसी तैयार की गई जिसने जंजीरों को अपना स्वर्ण आभूषण समझा, और कैद को भी उन्होंने समझा कि ये तो हमारा महल है, इतना मजबूत महल है, और उन परंपराओं को निर्वात किया। और इसको एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी का नाम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि एक बार कई वर्षों तक लोग उसमें कैद में रहे, और जब उनको मुक्त किया गया, तो चूंकि उनको समय पर खाना मिलता था, समय पर सब काम हो जाता, तो बाहर निकलना नहीं चाहते थे, और कई दिनों तक वो स्मरण करते थे। तो एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम स्टॉकहोम सिंड्रोम है। तो मैं समझता हूं भारत में इस तरह की बीमारी के लोग हैं, जो सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में जो बंधन डाले गए थे, वो उनको कहीं ना कहीं अपनी प्रगति का निशान और अपने आभूषण है, और उसको सहेज करके उसमें उठा करके चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, मीडिया का ही उदाहरण देना चाहता हूं। अंग्रेज अगर चले गए थे, ये मेरे ख्याल से 1923 या 24 के आसपास बात है, तुर्की से, तो वहां का जो भी शासक बना, उसने कहा कि हमको अपनी भाषा लागू करना है। तो किसी ने कहा कि अंग्रेजी को हटने में 20 साल लगेंगे, तो शासक ने कहा कि मान के चलिए कि आज 20 साल पूरे हो गए, कल अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। लेकिन भारत में अंग्रेज चले गए, आज अंग्रेज की इतनी हावी है कि हिंदी के समाचार पत्र भी अंग्रेजी की नर्सरी है। वो अपने शीर्षक में, हेडलाइन में, जब तक 1-2 रोमन के शब्द नहीं लेंगे, उनका अखबार पूरे नहीं होगा। हमारी बातचीत में कितनी घुल गई है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला करके हम अपने घरों में देखें, हम बच्चों की अगर मान लीजिए जन्म मना रहे हैं, कथा कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, पूर्वजों को याद कर लेंगे, फिर भी केक जरूर काटेंगे। तो ये जो मानसिकता बैठ गई है हमारी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हालांकि बड़ा गंदा उदाहरण है। आप कल्पना कर सकते हैं, अंग्रेजों ने शादी की उम्र, लड़की की शादी की उम्र आगे क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि जितने अंग्रेज थे, उनको टीनेज लड़कियां पसंद होती थी, उनको अपने यहाँ नौकर रखते थे, वो नौकर रख करके शोषण करते थे। तो चूंकि बाल विवाह अगर हो जाता था, तो अंग्रेजों को टीनेज लड़कियां नहीं मिलती थी। पढ़ लीजिए उठा करके पूरा का पूरा इतिहास उठा करके। तो लेकिन अब अंग्रेज चले गए, तो जो आज प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया, 8 वर्ष की आयु में बाल विवाह हुआ, और 12 वर्ष की आयु में वो गोना करके अपनी ससुराल चली गई। तो कहने का अर्थ है, ये समाज तय करे कि उसकी बेटी की शादी की उम्र उसको कितने साल में होनी चाहिए। तो ये जो षड्यंत्र हैं, अब रोज, आप तो मुझसे ज्यादा इस समय मीडिया में सक्रिय हैं, रोज अखबार में 15 साल 16 साल की लड़की के शोषण की खबरें आ रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर ये बंधन हटे, 18 वर्ष का बंधन अगर हट जाए, तो मैं समझता हूं आधे अपराध ये नारी के शोषण के, कन्याओं के शोषण के, आधे खत्म हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ जो है, हमको अपनी विरासत पर लौटना है, और कहीं ना कहीं उस सत्य को पूरे दिमाग को खोल करके स्वीकार करना है कि षड्यंत्र जो फैलाए गए हैं, वो षड्यंत्र कौन से फैलाए गए हैं, कौन सी चीज हमारे सिर पर लाद दी गई है, और आज भी हम उसको ढोते हुए चले जा रहे हैं। शर्मा जी, अब तो उसमें ये करने का तैयारी चल रही कि किस कर दिया जाए शादी की आयु लड़कियों की, और उसके लिए हमने देखा कि एक खास समुदाय में अचानक से लड़कियों की शादी 14-13 साल की उम्र में बहुत तेजी से होने लगी। उनके दिमाग में डर है कि कहीं ऐसा ना 21 साल कर दी जाए तो हमारे लिए एक नया संकट खड़ा हो जाए। निश्चित रूप से। तो मैं समझता हूं इसमें समाज की जागृति की है, और न केवल 21 तो छोड़ दीजिए, मैं तो 18 साल का भी विरोधी हूं। समाज तय कर ले, माता पिता तय कर ले, उनको 12 साल में करना तो 12 साल में करें, 14 साल में करना तो 14 साल में करें। हमारे यहाँ तो ये माना गया है
कि ऋतु स्नान के बाद बेटी जो है वो विवाह के योग्य हो जाती है। तो कहने का अर्थ है हमको इस सत्य को समझना है। इस सत्य को समझ करके, यद्यपि बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा भाषण भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों और उसके गौरवशाली परंपराओं को उसको स्मरण करा करके वो आज गए हैं भोपाल से। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो प्रधानमंत्री साफ शब्दों में पाकिस्तान को भी चेतावनी दे गए हैं, बार बार दे रहे हैं, और वो नारी शक्ति है उसको भी किस तरह से बता गए कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और नारियाँ ना असहज हैं, ना असहाय हैं, ना अबला हैं। नारी देश में किन किन मुकामों पर हासिल हैं, कितने शीर्ष पदों पर हासिल हैं, और वो किन किन चुनौतियों से सामना कर रही हैं। यदि उनके सिंदूर को कोई चुनौती दे रहा है तो वो किस तरह से उसका डटकर मुकाबला कर रही हैं और किस तरह से दुश्मनों को जवाब दे रही हैं। तो आप हिंदुस्तान की नारियों को अबला मत समझिए। नारी है वो शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा का प्रतीक है, और जब वो यमराज से लड़के अपने पति के प्राण भी ला सकती है तो सोचिए दुश्मनों को भी सबक सिखा सकती। और जो दुश्मन देश ने उस नारी के स्वाभिमान को एक तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी, उसके मनोबल को गिराने की कोशिश की गई थी, वहीं प्रधानमंत्री ने आज उसे उठाने की कोशिश की। बहरहाल अनादि में फिलहाल अभी एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।